हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस यूट्यूब चैनल उन्नति कंपटीशन क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। आज हम कवर करेंगे भारत की संचित निधि, महान्यायवादी एवं न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परिषद, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बुक को अपने पास रख लीजिए, उसमें जो भी ये विषय है, जो टॉपिक आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, वो आपको अपनी विषय सूची में सर्च करने हैं और इन टॉपिक तक आपको डायरेक्ट वो पेज अब ओपन करना है। ठीक है, सर्च करिए और ये भारत की संचित निधि कहाँ पर है उस पेज पर आप डायरेक्ट पहुँच जाइए और मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, समझना और टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करना और अपनी बुक को हाईलाइट जरूर करना। और साथ में हाईलाइट आप कर रहे हैं, रिवाइज आप कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बातों को सुनेंगे भी और समझेंगे भी। उससे सबसे बड़ी बात ये, उससे भी ऊपर बात ये कि अपने आप पर सबसे पहले विश्वास रखना कि हाँ, मैं अपना आने वाला एग्ज़ाम पूरी ईमानदारी के साथ क्रैक करूँगा। उससे पहले मैं पूरी ईमानदारी के साथ दिन रात इस एग्ज़ाम को लेकर के एक कर दूँगा, मतलब पूरी मेहनत करूँगा। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, भारत की संचित निधि जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद कौन सा है? अगर बात करी जाए तो 261 फर्स्ट अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो ये है आपका भारत की संचित निधि से। ठीक है, और भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता और अन्य व्यय जो भी होते हैं वो कौन सी निधि से जाते हैं? वो जाते हैं भारत की संचित निधि से। और राज्यसभा सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भी एवं भत्ते, जो भी भत्ते वगैरह होते हैं, जो भी सैलरी वगैरह मिलती है, वो किससे होती है? रिलीज वो होती है भारत की संचित निधि से। और ये आर्टिकल कौन सा है? 266 फर्स्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 266 फर्स्ट किससे संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना है भारत की संचित निधि। ठीक है, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यह निधि 1950 द्वारा गठित की गई थी। संचित निधि कब से गठित करी गई थी? 1950 में गठित की गई थी और इसी में से पैसा निकलते रहता है और इन सबको सैलरी मिलती रहती है, भत्ते मिलते रहते हैं, अलाउंस वगैरह जो होते हैं वो सब इनको मिलते रहते हैं। अब देखिए, महान्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, दोनों व्यक्ति किसकी सहायता करते हैं? महान्यायवादी की सहायता करते हैं उसके काम में। अपना जो उनकी राय होती है, सलाह मशवरा, वो सब तीनों मिलकर आपस में सलाह मशवरा करते हैं। तो ठीक है, टॉप नंबर पे महान्यायवादी, उसके बाद एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर। अब देखते हैं भारत का महान्यायवादी का जो संबंध है वो है अनुच्छेद 76। अगर हमको महान्यायवादी के बारे में जानना है तो हमको अनुच्छेद 76 पढ़ना पड़ेगा। और उसी प्रकार से अगर हमको भारत की संचित निधि के बारे में पता करना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? 266 फर्स्ट में। ठीक है, तो 76 क्या है? महान्यायवादी सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है भारत का महान्यायवादी। यहीं से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब हम बात करते हैं राज्य का महाधिवक्ता। ये आर्टिकल संबंधित है 165, इस बात से संबंधित है और वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है राज्य का महाधिवक्ता। अगर पूछेगा आपसे विधि अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है भारत का महान्यायवादी। तो दोनों में आपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है कि इसका आप इसको याद कर लें, इसका आप इसको याद कर लें। ठीक है, आपस में आपको क्रॉस लर्न नहीं करना है, लर्न करना है आपको जो जो बात इंपॉर्टेंट है केवल उतनी, और आपस में किसी भी बात को मर्ज नहीं करना है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो कुछ होपलेस बच्चे हो जाते हैं, थोड़े से मतलब घबरा जाते हैं और घबराने से क्या होता है कि काम गलत होता है। ठीक है,
एज फॉर एग्जाम्पल, जिसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप ड्राइविंग करते हैं, आपको पता है कि आप फोर ड्राइव कर रहे हैं, फोर व्हीलर आप चलाना सीख रहे हैं। अगर आपको माइंड में ये होगा ना कि यार किसी को टक्कर लग जाए, किसी को टक्कर ना लग जाए, तो हल्का सा भी अगर आपके सामने कोई चीज़ आएगी ना, तो आप लोगों के स्पीड, ब्रेक, क्लच वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो पहले अपने आप पे विश्वास रखो, उसके बाद में आगे बढ़ो। ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। तो कॉन्फिडेंस बनेगा प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे किसी बाइक की, किसी गाड़ी की, या फिर किसी स्टडी की। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संबंध है अनुच्छेद 48 से लेकर के 151 तक। ठीक है, इसकी पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। और संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ये अनुच्छेद 368 मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये। कौन सा? 368। इसमें क्या करा गया है, इसमें संविधान में हम लोग एडिट कर सकते हैं। एडिट मतलब इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। तो संविधान में संशोधन की कुल कितनी विधियां होती हैं, कितनी विधियों को अपना करके संशोधन करा जा सकता है? तो यह है आपकी 3 विधियां। 3 मेथड के द्वारा संविधान में संशोधन हो सकता है। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है आपके सामने। पहले नंबर पे आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो यह है संविधान में संशोधन से संबंधित। और कितनी विधियां अपनाई जा सकती है संशोधन के दौरान, प्रक्रिया के दौरान? तो फिर ये होती हैं आपकी 3 विधियां। कौन कौन सी, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। जो चीजें स्किप करने लायक होती हैं वही चीज मैं स्किप करवाता हूँ, लेकिन जो चीज बताने लायक होती है वो चीज मैं आपको चाहता हूँ कि आप भी अपने बुक में अंडरलाइन करें। ठीक है, इस बुक को मार्केट से परचेज कर लें या फिर आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन परचेज करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करें, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप बुक को परचेज कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, पॉइंट नंबर टू जो ये है, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए क्या होता है कि 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो क्या होता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति, स्वीकृति मतलब परमिशन मिलते ही यह संशोधन संविधान का एक अंग बन जाता है। ठीक है, तो स्वीकृति किसकी मिलती है, थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है, क्या होता है, यह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 54, और उसके बाद में राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति संबंधित है अनुच्छेद 55 से। न्यायपालिका, जी बात करते हैं न्यायपालिका की। उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान जो दिया गया है वो अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अनुच्छेद 124 जो संबंधित है वो संबंधित है न्यायपालिका से या उच्चतम न्यायालय के गठन से या सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक, आगे बात करते हैं इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इनके अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति, और एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा के क्या कितनी होती है? आयु सीमा होती है 65 ईयर। ठीक है, 65 ईयर। आगे हम बात करते हैं, देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए प्रति माह तथा अन्य न्यायाधीशों को 90,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। इनकी सैलरी कितनी होती है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 1 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि अन्य न्यायाधीश को मिलते हैं 90,000। 10,000 का हेरफेर होता है बस सैलरी में। और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में उसने कार्य कर चुका हो। ठीक है, आगे बात करते हैं, किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक एक अधिवक्ता रह चुका हो। या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है आपका राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? ये दिलाता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्र अधिकार क्या होता है? देखिए संविधान के आर्टिकल 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं मतलब खुद द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर दोबारा से विचार कर सके तथा यदि उचित समझे तो उसमें आवश्यक परिवर्तन कर देना चाहिए। तो ये कहता है अनुच्छेद 137। और अनुच्छेद 129 क्या कहता है? ये कहता है आपका उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। तो अभिलेख न्यायालय मतलब कि अनुच्छेद 129 जो है वो उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका मतलब ये होता है कि न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी रूप में स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, और इसकी प्रमाणिकता के विषय में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता। ये तो गलत है, ऐसा तो गलत हुआ, नाइंसाफी हुई, तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकता।
उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। तो ये बात करी गई है आर्टिकल 145 थर्ड में। और उच्च न्यायालय के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उच्च न्यायालय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये कहता है आर्टिकल 2014। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है, ये कहता है आर्टिकल 231। आर्टिकल 231 क्या कहता है और 214 214 आर्टिकल क्या कहता है, तो दोनों में आपको मिक्सअप नहीं करना है। देखिए एट प्रेजेंट राइट नाउ वर्तमान में क्या है कि पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली और दमन तथा दीव एवं पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है। और वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम जो है वो है आपका गुवाहाटी में, और सबसे अधिक कहाँ पर है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। इलाहाबाद में सबसे अधिक जो है न्यायाधीशों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया इलाहाबाद के बारे में। और पेपर 1 जीएस का स्टेट पीसीएस में गुवाहाटी पूछा गया है, क्योंकि ज़्यादा सबको पता होता है लेकिन कम नहीं पता होता। लेकिन सीजे लेवल के हिसाब से भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं सर रेलवे के लिए ये बुक बेस्ट है, जो आपने हाईलाइट करा है उतना बहुत है। जी हाँ, उतना बहुत है, बशर्त कंडीशन से अप्लाई ये कि आप कुछ भूले ना, तब आपके लिए बहुत है। अब आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप भूलते रहेंगे, फिर आप बोलेंगे कि यार ठीक है हाईलाइट कराया था उसमें से कुछ नहीं आया, किताब बेकार है। तो इस तरह से दोस्त देने से कोई फायदा नहीं है। अपने आप को रेक्टिफाई करो, अपना मूल्यांकन करो कि मुझे कितना याद रहा और मैं कितना स्पीड से भूला। ठीक है, भूलना नहीं है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता क्या होती है। 10 वर्षों तक ये अधिवक्ता रहा हो, अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष से बढ़ा करके ये 65 वर्ष कर दी है इसकी। और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का ट्रांसफर कर सकता है या दूसरे उच्च न्यायालय में उसको भेज सकता है। अब हम बात करते हैं, देखिए किसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए इलाहाबाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय था इसकी स्थापना हुई थी 1866 को। ठीक है, और कलकत्ता की हुई थी 1862 में। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीनों की एक्चुअली स्थापना वर्ष बिल्कुल सेम है, लेकिन इलाहाबाद का 4 वर्ष बाद हुआ 1866 में। दिल्ली का हुआ था 1966 में। और केरल उच्च न्यायालय ने 1977 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। अब उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन अनुच्छेद 226 में रखा गया है। और उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन कितना कितना होता है, एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा आप भी शॉक्ड हो जाइए कि राष्ट्रपति की होती है मासिक वेतन 1.5 लाख। 1.25 होता है किसका, उपराष्ट्रपति का। लोकसभा अध्यक्ष का सेम होता है और उपराष्ट्रपति का सेम होता है। तो आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक उच्च न्यायालय तक आप याद कर लीजिए 7 है। तो इम्पोर्टेंट सारा ये, लेकिन आप ये पक्का याद रखना। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका क्या कहती है। राज्यपाल होता है। और संविधान के भाग 6 में क्या होता है, राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। और यह प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता है। तो भाग 6 किससे संबंधित है, यह है राज्य की कार्यपालिका से संबंधित। और प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा ऐसा कहा गया है, लेकिन एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। और उम्र क्या होती है, 35 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो तो उसका राज्यपाल बनाया जा सकता है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। और राज्यपाल का वेतन कितना होता है, वेतन होता है इसका 1,10,000। जी हाँ, 10,000 में कम क्यों कर रहा हूँ भाई, सारे राज्यपाल गुस्सा हो जाएंगे। तो 1,10,000 काफी अलग सी नुमेरिक है ये, तो आप इसको याद रखना। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठतम न्यायाधीशों के सम्मुख अपने पद की शपथ धारण करता है, शपथ लेता है। और कार्यपालिका संबंधी कार्य क्या क्या होते हैं, तो उसके राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य के बारे में डिस्कस करते हैं कि राज्य के समस्त कार्यपालिका के कार्य जो भी होते हैं राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। और राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कुछ ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ क्या मैं, जी इतनी जल्दी बोलना पड़ेगा, बहुत सारे पेज हैं बुक में, तो इसलिए थोड़ा सा आप भी पढ़िए स्पीड में। अब देखिए जी पॉइंट है, देखिए जी वाला पॉइंट है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। तो विश्वविद्यालय को कुलाधिपति कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल, तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त यही करता है।
और विधायी अधिकार राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है, प्रेजेंट कौन करता है, तो वो करता है राज्यपाल। और वह राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध किससे होता है, विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। ठीक है, कुछ चीजें स्किप हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरिए मत, स्किप करके आप ढेर पढ़ना तो पढ़ सकते हैं, लेकिन स्किप भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है केवल उतना फैक्ट आपको याद रखने हैं। उपराज्यपाल जो है आपका दिल्ली, पौंडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। प्रशासक के बारे में बात करते हैं, दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप, दमन एवं दीप। नोट अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। क्या पढ़ना है इसमें, देखिए पढ़ना है कि पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है। तो पंजाब और चंडीगढ़ दोनों का राज्यपाल कौन है, ये आपका राज्यपाल ही होगा। विधान परिषद जो है, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का एक उच्च सदन होता है और साथ ही साथ एक बात और कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकता है ये। और वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश में विधान परिषदें विद्यमान है। तो विधान परिषद टोटल कितनी राज्यों में है, तो ये है आपकी केवल 6 राज्यों में। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि विधान परिषद कहाँ कहाँ पे विद्यमान है, उनका नाम बताइए, तो वो आप सब ये नाम याद रखना। लेकिन कितने उसमें है टोटल राज्यों में, 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है। तो देखिए पहले केवल 5 राज्यों में विधान परिषद थी, लेकिन 2 अप्रैल 2007 से आंध्र प्रदेश में भी विधान परिषद अस्तित्व में आ गई। अभी लेटेस्ट जो अभी आपकी विधान परिषद बनी है उसका नाम बताइए, क्वेश्चन सबसे ये पूछ सकता है। तो अब याद रखना आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को विधान परिषद का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो ये हुआ 2007 में। अगर पूछेगा डेट और मंथ तो आप याद रखिएगा 2 अप्रैल। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 30 वर्ष। अब हम बात करते हैं विधानसभा और विधान परिषद की सदस्यों की संख्या। यहाँ पे विधान सभा दे रखे हैं और यहाँ दे रखे हैं विधान परिषद। तो हमको केवल इतने ही याद करने हैं जो इम्पोर्टेंट येलो से हाईलाइट कर रखे हैं। जैसे ये आपका है एपी में 60 है, आंध्र प्रदेश में 294 है, उत्तर प्रदेश में है 403 और तमिलनाडु में 234, पश्चिम बंगाल में 294, बिहार में है 243, मध्य प्रदेश 230 है, महाराष्ट्र में 238 है, दिल्ली और पुदुचेरी अब पक्का याद रखना इसके 70 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल जब सीएम बना था तो ये सब आपको पता होगा दिल्ली के बारे में। तो खैर अगर दिल्ली के बारे में नहीं पता तो दिल्ली के बारे में पक्का याद कर लीजिए। मैक्सिमम किस में है, देखिए मैक्सिमम हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में है, विधानसभा सीटें 403 है। और बात करेंगे विधान परिषद की, अब विधान परिषद में है 99। तो मैक्सिमम जो यूपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो वहाँ पे आपसे विधान परिषद की संख्या ही पूछता है, विधानसभा की नहीं पूछता है। अब देखिए विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। और विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। और प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है। इसे अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य की दर्जा देकर यह व्यवस्था किया गया है। अब देखिए विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियां और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है और यह आर्टिकल 332। कौन सा आर्टिकल है, 332। अब देखिए सदन की बैठकों के लिए, जो सदन की जो बैठक होती है उसके लिए सदन के कुल सदस्यों के 10 मांस मतलब 1/10 सदस्यों की उपस्थिति गण पूर्ति हेतु बहुत ही आवश्यक होती है। कितना, 1/10 सदस्य होने चाहिए। अब देखिए विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना होता है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए ये बात कर रहे हैं हम धन विधेयक के बारे में। देखिए क्या होता है कि, रुकिए, हाँ अब देखिए कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं होता है। धन विधेयक डायरेक्ट विधानसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तब विधान परिषद के पास भेजा जाता है। पहले कौन होगी, विधानसभा पास करेगी, उसके बाद में किसके पास जाएगा, उसके बाद में जाएगा विधानसभा परिषद के पास। और विधान परिषद के बाद में जैसे ही पहुंच जाएगा तो 14 दिनों के भीतर में विधानसभा को इसको रिवर्स करना होता है। तो ये बोलता है कि ठीक है मुझे परमिशन दे दी, मैंने भी दे दी, विधान परिषद ने परमिशन दे दी, तो वापस वो विधानसभा में वो धन विधेयक पहुंच जाता है। ठीक है, और विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में अपनी राय वगैरह देता है, किंतु न तो उसे स्वीकार करेगा
विधान परिषद और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकता। बस एक फॉर्मेलिटी होती है कि ठीक है देख लीजिए। अब देखिए थर्ड नंबर जो पॉइंट है, विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझ लिया जाता है तथा राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी होती है। बस मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए मुख्यमंत्री काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्यमंत्री सीएम, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल इसकी शपथ दिलाता है। इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पुडुचेरी की चुनाव पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति ही क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग किसके कौन करता है, तो मुख्यमंत्री ही करता है। तो अधिकार जो होते हैं राज्यपाल के पास में बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन उनको ढंग से रन जो करता है वो करता है मुख्यमंत्री ही। अब भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम क्या क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग क्या वरीयता अनुक्रम है। सबसे पहले होता है राष्ट्रपति, फिर सेकंड नंबर पे आता है उपराष्ट्रपति। अगर मैं आपसे पूछूं कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से कौन सा सर्वोच्च पोजीशन है, सबसे हायर रैंक किसकी है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट किसकी है, तो वो है आपकी राष्ट्रपति की। और सेकंड नंबर पे कौन आता है, उपराष्ट्रपति। थर्ड नंबर पे आएगा आपका प्रधानमंत्री। राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जो रैंक मिलती है इसको, लेकिन आप केवल ये तीन याद रखिएगा, ठीक है। केवल पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन इसको याद करने के पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगला जो पॉइंट है कि भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। तो भारत रत्न एक्चुअली पोजीशंस के हिसाब से मिलता है, तो ये वरीयता दी गई है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं केंद्र और राज्य संबंध के बारे में। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है, ठीक है। 3 सूची कौन सी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन सब में बंटवारा करा गया किसका, ये करा गया केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, याद रखना इसको। अब थोड़ा सा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पढ़ लेते हैं जी, ठीक है। संघ सूची क्या होती है, देखिए संघ सूची में उन विषयों को शामिल किया जाता है जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय महत्व के होते हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसके पास में होता है, केंद्रीय विधायी का आधार संसद को है। और इस सूची में कुल कितने विषय हैं, विषय हैं टोटल 100 और स्टार्टिंग में कितने थे 97। और जिनमें प्रमुख है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संधि, अणुशक्ति, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण। तो ये सब किसमें शामिल होते हैं, ये सब शामिल होते हैं संघ सूची में। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछेगा आपसे। तो वहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि सीमा शुल्क या जनगणना कौन सी सूची में सम्मिलित है। जनगणना और सीमा शुल्क दोनों ही कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। साथ में डाक एवं तार, रक्षा, विदेशी मंत्रालय, ये सब आपको याद करने हैं। यहाँ पे बस जो हाईलाइट करें हैं वो करने हैं। बाकी अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप मेंस में बैठेंगे तो वहां पे ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, एक एक डिट्टो, एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए कि रेल तथा वायु एवं जल परिवहन कौन सी सूची में सम्मिलित होता है। फाइनली आप याद करिएगा परिवहन कौन सी सूची में शामिल है, चाहे वो जल हो, वायु हो या फिर रेल हो, कोई भी, तो वो शामिल होता है संघ सूची में। और राज्य सूची में अभी विषय कितने हैं, 61, स्टार्टिंग में थे 66। और जिनमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें शामिल होते हैं पुलिस, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें किसमें सम्मिलित होती हैं, ये सम्मिलित होती है राज्य सूची में। समवर्ती सूची में इस समय विषय है 52, मूलतः स्टार्टिंग में थे 47। और प्रमुख है इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, ये किसमें सम्मिलित है, ये है सम्मिलित समवर्ती सूची में। केवल इस बुक में वही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं विषय जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये सभी याद करने हैं। और देखिए संविधान के 42वें संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था, 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, बाट तथा माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल करा गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जी हाँ, यहाँ तक आपको अपने माइंड में परमानेंट इसको दर्ज कर लेना है परमानेंट मार्कर से। जी हाँ, परमानेंट मार्कर लीजिए। परमानेंट मार्कर आपका बनेगा कौन सी इंक से, वो बनेगा आपका मैक्सिमम रिवीजन वाली इंक से। जब आप इसका मैक्सिमम रिवीजन करेंगे ना, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक एक ऐसी इंक से ये सब बातें लिखी जाएंगी जो कभी भी वो धुलेगी नहीं, कभी भी मिटेगी नहीं, ठीक है। तो वो है रिवीजन इंक। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के संसद की शक्ति। देखिए संविधान के अनुच्छेद 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को
ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए। तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है। अब देखिए, राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है। अगर राज्यों की सहमति हो तो संसद राज्य सूची पर भी एक कानून बना सकता है। और राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के समय में भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का पूरा अधिकार होता है। अब देखिए, सरकारी आयोग का गठन ये कब हुआ था? 1983 में हुआ था, जिसने अपनी 1600 पृष्ठ वाली रिपोर्ट 1987 में केंद्र सरकार को सौंपी थी। तो सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1983 में। बस आपको वर्ष याद करना है, बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको केवल वर्ष ही एग्जाम में कई बार पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। अंतर्राज्य परिषद जो है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एवं अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। और पहली बार ये हुआ था 1990 में, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। कब? 1990 ईस्वी में। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अब भी अंतिम प्रविष्टि संख्या कितनी है? 47, लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। 11 के, 17 के, 17 का, 20 का, 33 का को भी जोड़ा गया है। अब देखिए, 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना करी गई थी। योजना आयोग का नाम अब परिवर्तित कर दिया है। क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको यही बताना है, ये हुई थी 1950 में। ठीक है, तो अभी इसका हाल फिलहाल नाम चेंज हुआ है। तो किसने करा था? ये करा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होगा वही कौन होगा? योजना आयोग का अध्यक्ष। जैसे अभी कौन है? अभी हैं आपके मोदी। और प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे, हमारी प्रथम जो योजना बनी थी 15 मार्च 1950 को, ठीक है, इसके उपाध्यक्ष कौन थे? उसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो बस इतने ही पॉइंट को आपने याद रखना है और इसको वीडियो को आपने एक बार और वॉच करना है। अगर डाटा की दिक्कत नहीं है तो एक बार और प्ले करिए। अब आपने बुक में हाईलाइट कर रखा होगा, ठीक है। अब जब आप दोबारा प्ले करेंगे इस वीडियो को, तो अब की बार आपने खुद भी बोलना है, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि आपने वीडियो मेरी बातों को सुनना है कि राज्यों की सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है। अभी हमने ये टॉपिक देखा था, देखिए, ठीक है। तो आप भी हल्का सा वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर आप खुद बोलिए, आंखें बंद करके थोड़ा सा अभी बुक में डायरेक्ट फोकस करके देखिए, उसमें पढ़िए इस लाइन को, तो ऑटोमेटिक आपको ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। डाटा है तो, अगर नेट की कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप जियो यूज़ कर रहे हैं, 1 GB पर डे मिल रहा है, तो आपके पास शायद इस वीडियो का कंप्लीट देखने का डाटा भी अब तक ना बचा हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो डाटा बचाइए, सही यूटिलाइज उसका करिए, अपना पढ़ाई में डाटा खर्च करिए नेट का, और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और इस चैनल पर आपको मिलेगा बहुत कुछ, ढेर सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए इन सबके कंप्लीट वीडियो। जी हाँ, लेकिन वीडियो देखते समय ध्यान अपना पूरा का पूरा वीडियो पे रखना। जो बातें आपको बताऊंगा उन वीडियो में मैं उन सबको आपने पेन डाउन करना है। अगर ये बुक आपके पास में सभी है तो इन सब पॉइंट को हाईलाइट भी करते चलना, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। आप भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने का पूरा पूरा मौका दीजिए। जी हाँ, पूरा पूरा मौका दीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे ही आगे बढ़ना है। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी क्या कहते हैं? भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो उनकी बातों को समझो, काफ़ी बड़ी बात उन्होंने बोली है। मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो चीज़ें अच्छी लगती हैं किसी इंसान की, तो उसको औरों तक पहुंचाने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए किसी भी इंसान को, ठीक है। और अंत में आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पेटीएम के माध्यम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कुछ बेसिक नीड होती है। बेसिक नीड को पूरा करने के लिए कुछ खर्चे भी होते हैं, जैसे साउंड रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, एक माइक की रिक्वायरमेंट होती है, एक अनलिमिटेड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। जियो के 1 GB से कोई भी चैनल नहीं बन सकता, और कोई भी चैनल पे इतनी हैवी MB की फ़ाइल, GB की फ़ाइल अपलोड नहीं हो पाती है। तो कुछ बेसिक नीड होती है, बेसिक खर्चे होते हैं। तो अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप जॉब करते हैं, चाहे आप
प्राइवेट जॉब ही क्यों ना करते हैं, तो आप पेटीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा पेटीएम नंबर। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर बुक नहीं परचेज़ करी तो आप मार्केट से जाके बुक परचेज़ ज़रूर कर लीजिएगा। अगला वीडियो तभी देखना जब आपके हाथ में बुक हो। बिना बुक के आप तभी वीडियो वॉच कर सकते हैं जब आप फाइनेंशियल वीक हो, आप बुक परचेज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो इसलिए के साथ में लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। डाल दो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर, किसका? इस वीडियो का। बाय बाय, धन्यवाद।